हेलो, नमस्कार। मैं प्रियंका सिंह और ईडीपी प्रोग्राम के सेकंड मॉड्यूल क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग वेंचर में आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। आज हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल प्लान कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो समझेंगे ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे बिजनेस वेंचर के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उसकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या होती है। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के बारे में। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग? Organization planning constitutes of all the activities which are utilized to set priorities, focus energy, resources, and assets, reinforce tasks, guarantee that employees and different stakeholders are moving in the direction of a common objective, set up agreement around expected results, and evaluate plus modify the organization's path with respect to the changing environment. ये ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग की जो डेफिनेशन है इसको समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग है क्या। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्टिव या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन है या मिशन है उस पर काम करते हैं। तो क्या है इसमें? सबसे पहले प्रायोरिटीज सेट होंगी, फोकस्ड होगी एनर्जीज, जितने भी रिसोर्सेज एंड एसेट्स हैं उसकी अलाइनमेंट होगी, रीइंफोर्समेंट ऑफ टास्क होंगे, गारंटीज होगी कि एम्प्लॉय और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब इन्वॉल्व रहें एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को या कॉमन गोल को मीट करने के लिए। और इसमें हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन पाथ को टाइम टू टाइम, हमारा जैसे जैसे मिशन स्टेटमेंट चेंज होता जा रहा है या विथ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग में हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग में आती है वो है फॉर्म्स ऑफ business. You have to choose a form of organization. This decision dictates what organizational formalities must be followed, how income is reported, and how tax liabilities are to be paid, and everything else. Organizational planning जब हम करते हैं तो सबसे पहला ब्लॉक है जो सेट करते हैं वो है हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस। इसके बारे में हमने अपने दूसरे सेशंस में बात करी है, कंप्लीट मॉड्यूल है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पे। इसकी डिटेल हम उन सेशंस में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पर अभी हम इसको सरसरी तौर पर बात करेंगे कि मेजर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन, ये मेजर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। सो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। जैसे ही हम फॉर्म ऑफ बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं उसी के बेसिस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारी हायरार्की क्या होगी, हमारा बिजनेस का टाइप जो है, तो हमारी इनकम जनरेशन क्या होगी, हमारी टैक्स लाइबिलिटीज़ क्या होंगी एंड वेरियस अदर थिंग्स, हमारा कल्चर क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से। सो प्रोप्राइटरशिप में ये डिफरेंट होगा, पार्टनरशिप में ये डिफरेंट होगा, और कॉरपोरेशन है या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो उसमें ये डिफरेंट होगा। और यू कैन ऑलवेज, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर जब हम ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग कर रहे हैं तो हम बिगिन कर सकते हैं एक फॉर्म ऑफ बिजनेस से और ये चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। सो यू कैन ऑलवेज चेंज द फॉर्म ऑफ योर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट स्टार्ट योर बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, बट एज योर बिजनेस ग्रोस यू मे टेक ऑन अ पार्टनर एंड बिकम अ पार्टनरशिप। तो बिजनेस की शुरुआत एक सोल प्रोप्राइटरशिप से करी, आगे जाके बिजनेस बढ़ने लग गया तो हमने एक पार्टनर ऐड कर लिया, या कभी कभी है कि हमने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी और फिर फाइनली डिसीजन हुआ कि हम इसको इंडिविजुअली रन करेंगे तो अलग अलग सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनीज फॉर्म कर ली। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस चेंज हो सकते हैं। तो सबसे पहला ब्लॉक है जो सेट करना है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस फॉर्म को सेट करने के बाद फिर आता है हायरार्की। व्हाट इज
hierarchy, इसको समझते हैं. Having a hierarchy, organizational planning begins and ends with your business organizational structure, which usually is represented by an organizational chart. This corporate snapshot establishes a company-wide pecking order that helps determine responsibilities and reporting relationships. अब hierarchy का मतलब क्या है? जब हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस सेट हो गया तो सेकंड चीज जो हम सेट करते हैं वो है बिजनेस हायरार्की. बिजनेस हायरार्की में ये आता है कि सबसे ऊपर कंपनी में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन है, उसके अंडर में कितने हेड्स हैं, उन हेड्स के अंदर में सब हेड्स कितने हैं, सब हेड्स के अंडर में टीम क्या है और बॉटम लाइन क्या है. तो यानी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का डिफाइन होता है कि टॉप लाइन ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लाइन ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल या एंट्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा. एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो आप स्लाइड पर देख सकते हैं कि एक सीईओ है, उसको रिपोर्टिंग हेड्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस या डिपार्टमेंट्स के हेड्स रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है, एचआरएम है. इनके हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजर्स होंगे. उन मैनेजर्स के अंडर में एक टीम होगी, वो टीम के अंडर में टीम सुपरवाइजर्स के अंडर में टीम लीडर्स होंगे, टीम लीडर्स के अंडर में स्टाफ होगा. तो एक जिसे कहते हैं कि एक 6 लेयर ऑफ हायरार्की का ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. आपकी बिजनेस फॉर्म या आपके इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से आप अपनी लेयर्स जो हैं हायरार्की की वो फॉर्म कर सकते हैं. अगर बिगिनर है, स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस की, तो ये लेयर्स कम होती हैं फॉर बिगिनर्स. और अगर हम इस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइज हैं तो लेयरिंग्स बढ़ती जाती हैं ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की की एज इन व्हाट, जब हमारा बिजनेस एक्सपैंड करता है. तो बिजनेस एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है कि हमारी हायरार्की कैसी जाएगी. तो लेयर्स बनती हैं और ये लेयर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चलती हैं. तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की हो गई. अब आफ्टर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसी में. सबसे पहला क्या है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोगों ने बात करी. हु हैज चेक साइनिंग अथॉरिटी और कंट्रोल, यानी चेक साइनिंग अथॉरिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन होगा. हु आर द मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट टीम एंड व्हाट आर देयर बैकग्राउंड, मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स कौन है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट टीम क्या है. यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है, हर रोल, हर डेजिग्नेशन की रिजल्ट एरियाज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है. और ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही डिपेंड करता है नेक्स्ट चीज जो है उनकी सैलरीज, बोनसेस और अदर फॉर्म्स ऑफ पेमेंट फॉर ईच मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट टीम. यानी कि हमने जब हायरार्की सेट करी, हमने रोल्स डिफाइन करे. जो रोल्स डिफाइन करे उसके अकॉर्डिंगली उनकी सैलरी, बोनसेस या उनको जो भी हम कॉम्पनसेशन या फी दे रहे हैं उसका एक स्ट्रक्चर डिसाइड किया. तो दो चीजों के ब्लॉक सेट हो गए, हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस, देन हमारी हायरार्की. अब थर्ड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पे आते हैं, वो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. वंस अ फ्रेमवर्क हैज बीन क्रिएटेड, its effectiveness must be constantly evaluated to make sure each department or area can handle the business workload, perform in concert to achieve the company's overall goals, adapt to change quickly and efficiently, sustain a high level of employee engagement, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट सॉल्विंग मेथड्स. अब हमने जब ये दोनों चीज़ें फॉर्म कर ली, अब आती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बिल्ड करनी होती हैं. उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाई हैं वो बिजनेस के वर्कलोड को हैंडल कर पाएगी. जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाई हैं वो उनकी परफॉर्मेंस जो है अकॉर्डिंग टू द मिशन या अकॉर्डिंग टू द कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या आ रही है. उसके बाद आता है कि जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं या इंटरनल चेंजेस भी जो हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हों या हमारी ऑर्गेनाइजेशनल में जितने भी स्टेक होल्डर्स हों, सब अडेप्ट कर सकें उस चेंज को क्विकली और सस्टेन अ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट. और जो एम्प्लॉयज़ का इंगेजमेंट है वो एक हाई लेवल का हो, यानी कि हर एक्टिविटी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान हो रही है हो या
जो ऑलरेडी चल रही है, हर चीज़ में एम्प्लॉयज़ का एंगेजमेंट हमेशा हाई हो। इन चीज़ों को हमें टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना है। फिर है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट सॉल्विंग मेथड्स, यानी हमारे ऐसे मेथड्स भी इन प्लेस हो, हमारे ह्यूमन रिसोर्स जिसे कहते हैं HR में ये सारी चीज़ें डिफाइंड और लिखी हों कि दो डिपार्टमेंट्स या दो एम्प्लॉयज़ में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करने की पॉलिसीज़ क्या क्या होंगी, किन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज माना जाएगा, ये सारी चीज़ों की एक रिटन प्रोसीजर या प्रोसेस जिसे कहते हैं, हम इन सब चीज़ों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी बोलते हैं, SOPs भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों से निकाल के हम उसको फॉर्म करते हैं। फिर आता है इसमें थिंकिंग अहेड, यानी कि perhaps the biggest reason organizational planning is a must is because it's the basis for every workforce decision you will ever make. Employee moves should have a positive impact on the business both now and in the future. ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हमेशा थिंकिंग अहेड करना है, यानी आने वाले समय में जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है उसकी प्लानिंग हमारी पहले से ही होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक रीज़न है कि जितना भी हमारा वर्कफोर्स डिसीजन है वो हमारा फ्यूचर के हिसाब से पहले से ही प्लान्ड हो, यानी कोई एक फ्यूचर गोल है जिसे हमें अचीव करना है, एक पाथ है जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, तो उसको अहेड सोचते हुए ही सारी प्लानिंग को अभी से किया गया है। देन आता है टीम बिल्डिंग एंड कोऑपरेशन। प्लानिंग प्रमोट्स टीम बिल्डिंग एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। व्हेन द प्लान इज कंप्लीटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, everyone knows what their responsibilities are and how other areas of the organization need their assistance। यानी टीम बिल्डिंग एंड कोऑपरेशन में भी बहुत हेल्प होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान आपका बहुत ही वेल डिफाइंड है, लिखा हुआ है, तो जितने भी टीममेट्स हैं उन्हें ये पता होगा कि उन्हें करना क्या है, साथ ही उन्हें ये तो पता होगा कि उनको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या करना है, उसके अलावा उनको दूसरों के लिए भी क्या असिस्टेंस वो प्रोवाइड कर सकते हैं इसके बारे में भी उनको पता होगा। सो इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल, इट एक्चुअली acts as a guiding force to the employees। तो एम्प्लॉयज़ को जब एक गाइडिंग फैक्टर्स मिले होते हैं तो कहीं ना कहीं एक टीम बिल्डिंग और कोऑपरेशन की स्पिरिट आपस में बनी रहती है। देन इट enhances decision making। A good plan tells what you want to accomplish in the given time frame, what the future holds and what the ultimate goal is। अब decision making को enhance करता है जब हम organizational planning करते हैं, कैसे कि जो भी हमारा given time frame है उसमें हमने क्या performance करनी है, या जो गिवन टाइम फ्रेम जो है उसमें परफॉर्मेंस अगर नहीं भी आ रही है तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो रिव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देन फ्यूचर में हमारे जो अल्टीमेट गोल्स हैं वो क्या हैं, उसको पता होने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि डिसीजन मेकिंग बड़ी ईजी हो जाती है व्हेन द बिगर रॉक्स आर ऑलरेडी सेट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग की, कितने टाइप्स ऑफ प्लानिंग होती है ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग में। सबसे पहली होती है स्ट्रैटेजिक प्लान्स। ये क्या है? डिजाइन विद द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन माइंड एंड बिगिन विथ एन organization's mission। Top level managers such as CEOs or presidents will design and execute strategic plans to paint a picture of the desired future and long-term goals of the organization। अब स्ट्रैटेजिक प्लान क्या होता है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसका हमने एक मिशन बनाया हुआ है, एक मिशन स्टेटमेंट है जो लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम आज 2019 में हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है कि बाय 2025 वी वांट टू बी अ 1000 करोड़ एंटिटी। तो हमने एक बिजनेस मिशन अपना डिफाइन कर रखा है, या हम टॉप 5 कंपनीज ऑफ जो भी हमारा सेक्टर है, अगर हम एक कॉस्मेटिक ब्रांड है तो हमारा मिशन स्टेटमेंट हो सकता है कि वी वांट टू बी अमंग्स द टॉप 5 ब्रांड्स ऑफ इंडिया। तो जो भी हमने एक मिशन स्टेटमेंट बनाया है अपना ऑर्गेनाइजेशन का,
उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं। और ये प्लानिंग जनरली हायरार्की के जो टॉप लोग होते हैं वहाँ से शुरू होती है। वो CEO, प्रेसिडेंट या जो टॉप लाइन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो उसको करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन से रिलेटेड, उसके गोल से रिलेटेड एक कंप्लीट प्लानिंग बनती है ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। इस प्लानिंग को करने में ये फ्यूचर एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग या मिडिल टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये सब कुछ यहाँ पर ही इसी लेवल पे डिफाइन होता है। Essentially, strategic plans look ahead to where the organization wants to be in 3, 5, even 10 years. Strategic plans provided by top level managers serve as the framework for lower level planning. तो strategic planning जब हो जाती है तो वो एक, जिसे कहते हैं, फाउंडेशन सेट करती है मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए कि अब वो इसके बेसिस पे अपने प्लान्स को बिल्ड करें। तो थर्ड प्लानिंग आती है, सेकेंड प्लानिंग आती है टैक्टिकल प्लान्स। ये क्या होते हैं? दिस सपोर्ट स्ट्रैटेजिक प्लान्स बाय ट्रांसलेटिंग देम इनटू स्पेसिफिक प्लान्स रेलेवेंट टू अ डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टैक्टिकल प्लान्स क्या होते हैं? ये स्ट्रैटेजिक प्लान को सपोर्ट करते हैं। हर डिपार्टमेंट वाइज ये डिफरेंट होते हैं, हर वर्क एरिया वाइज ये डिफरेंट होते हैं। तो एक मेजर प्लान जब चॉक आउट हो गया उसके बाद टैक्टिकल प्लान्स बनते हैं। ये टैक्टिकल प्लान्स जो होते हैं जनरली ये लोअर लेवल या मिडिल लेवल की फंक्शनैलिटी के लिए होते हैं। फिर हम आते हैं ऑपरेशनल प्लान्स पे। It sits at the bottom of the totem pole. They are the plans that are made by frontline or low-level managers. All operational plans are focused on the specific procedures and processes that occur within the lowest level of the organization. Managers must plan the routine tasks of the department using a high level of detail. अब ऑपरेशनल प्लान्स जो होते हैं ये सबसे डिटेल्ड प्लान्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ टास्क्स एंड एक्टिविटीज, क्योंकि ये लोअर लेवल या जो फ्रंट लाइन लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ये वो करते हैं। यानी अब टास्क को ब्रेक डाउन किया, जो स्ट्रैटेजिक टास्क्स थे वो वहाँ से ब्रेक डाउन होकर टैक्टिकल प्लान्स में आए, वहाँ पे ब्रॉडर जो डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थे उनकी फंक्शनैलिटीज़ निकली। फिर उसके बेसिस पे लोअर लेवल प्लानिंग या ऑपरेशनल प्लानिंग हुई कि अब इस सर्टेन टास्क को अगर अचीव करना है तो उसको ब्रेक डाउन करा क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस के टारगेट्स पे, और उन मंथली को डेली बेसिस के टास्क्स में ब्रेक डाउन करके लेकर आए। तो वो ऑपरेशनल प्लानिंग हो जाती है इंडिविजुअल लो लाइन पर्सन्स के लिए। सो दैट इज व्हाट ऑपरेशनल प्लान इज। देन वी विल टॉक अबाउट डिजाइनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है। द डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी द एंटरप्रेन्योर्स फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट इंडिकेशन टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज टू व्हाट एक्सपेक्टेड ऑफ देम। Typically, these expectations can be grouped into the following 5 areas. Organization structure. This defines members' jobs and communication and relationship these jobs have with each other. Planning, measurement and evaluation scheme. All the organization activities should reflect the goals and objectives that underlie the venture's existence. The entrepreneur must spell out how these goals be achieved, how they will be measured, and how they will be evaluated. Rewards. Members of an organization will require rewards in the form of promotion, bonuses, praise, and so. अब जो डिज़ाइन है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें 3 एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। बेसिकली 3 चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। पहला है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये जब इन प्लेस होता है तो हर किसी को पता होता है एग्जैक्टली उसकी जॉब क्या है, डिफाइंड होती है उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको ये भी पता होता है कि मेरी दूसरे डिपार्टमेंट से क्या रिलेशनशिप है, कैसे हम एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल हैं या किस रिलेशनशिप में हम काम कर रहे हैं। दूसरा प्लानिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी कि जो भी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं उसके इवैल्यूएशन मेथड्स हैं। यानी परफॉर्मेंस को हम ऐसे ही नहीं छोड़ दे रहे हैं, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी कर रहे हैं कि वो अपने टारगेट या अपने गोल से कितने दूर हैं, या ओवर अचीवमेंट है या बहुत पास है। तो इस हिसाब से भी प्लानिंग और मेजरमेंट स्कीम्स जो होती हैं, इवैल्यूएशन स्कीम्स होती हैं, रिव्यूइंग मेथड्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के कि उनको जिसे कहते हैं वीकली बेसिस पे भी रिव्यूज़ हैं, मंथली रिव्यूज़ हैं या क्वार्टरली और ईयरली परफॉर्मेंस रिव्यूज़ हैं।
और जब ये सारी चीज़ें, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, रिव्यू बहुत अच्छा है और गोल्स एंड मिशन के बहुत ही क्लोज हैं या ओवर अचीव करा है, तो देन obviously it deserves a reward. And rewards क्या है? Member of an organization, how they can be rewarded? They can be rewarded either through bonuses, they can be rewarded through incentives, their contribution can be rewarded through promotions. तो various चीज़ें हम rewards के रूप में रखते हैं. And sometimes जो award programs होते हैं, या जैसे हम स्टार ऑफ द मंथ, या क्वार्टरली कोई कॉन्टेस्ट है, या हमने ईयरली एक प्रमोशनल प्लान बना रखा है, ये सारी चीज़ें हमारे रिवॉर्ड्स में आती हैं. सो इसकी भी डिज़ाइनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइनिंग की बात करें तो हमें रिव्यू मैकेनिज्म्स को भी डिज़ाइन करना होता है, हमें रिवॉर्ड मैकेनिज्म्स को डिज़ाइन करना होता है, और स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होता है. तो इन सब चीज़ों की डिज़ाइनिंग से हमारी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन बनती है. Then selection criteria. The entrepreneur will need to determine a set of guidelines for selecting individuals for each position. अब ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइनिंग में हमारा चौथा एलिमेंट आया सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज. तो हर लेवल की, क्योंकि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं अपने हायरार्की जब हमने बनाई थी, अपना स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसके बेसिस पे हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक ऑपरेशंस की जॉब के लिए इफ़ वी आर लुकिंग फॉर समबडी, तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन जिसको हम सेल्स के लिए अपॉइंट करना चाहते हैं, या ये डिफरेंट होगा उससे जिसको हम एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन के लिए हायर करना चाहते हैं. तो हर इंडिविजुअल का सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफर कर जाएगा. सेल्स में हमें एनर्जेटिक लोग चाहिए, हमें एज ग्रुप जो है वो इतने से इतना चाहिए, वो लोकल पर्सन होना चाहिए, वो लोकल लैंग्वेज को जानता हो, वो एरिया से फेमिलियर हो. तो हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं. ऑपरेशंस का पर्सन है, अगर वो लोकल एरिया से नहीं भी फेमिलियर है, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन. उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के जिसे कहते हैं फैक्टर्स अलग होंगे. उसमें हम देखेंगे कि हाउ गुड ही इज़ इन हिज ऑपरेशनल एफिशिएंसीज. तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है डिपार्टमेंट्स एंड हायरार्की वाइज. तो क्योंकि वो हमने पहले ही डिज़ाइन कर रखा है, तो इट बिकम्स easy to design selection criteria for employees. Then the fifth element comes, which is again very integral, that is training. यानी हमने अब सारे अपने जो भी employees हैं हमने select कर दिया, अब उनकी ट्रेनिंग एक बहुत ही important पार्ट है. ट्रेनिंग ऑन और ऑफ द जॉब मस्ट बी स्पेसिफाइड. दिस ट्रेनिंग में बी इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल एजुकेशन और लर्निंग स्किल्स. यानी जैसे ही एम्प्लॉय जो है हमारा वो ऑन बोर्ड आता है, हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स एक ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ाइन होती हैं. इंडक्शन ट्रेनिंग्स होती हैं, मतलब जैसे ही एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आया, ज्वाइन करा, तो उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग यानी इंडक्ट हुआ सिस्टम में. उसके बाद उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग्स भी हो सकती हैं, जहाँ पर हमने उसको लाइव या प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर में उसको ट्रेन किया. उसके अलावा उसकी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हो सकती हैं जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की हो, यानी हम उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट से मिडिल लेवल मैनेजमेंट की स्किल्स देना चाहते हो या ग्रोथ पाथ पे लेके जा रहे हो, तो वो लेवल हो गया ट्रेनिंग का. फिर बहुत सारी मैनेजरियल लीडरशिप ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स हो गई हमारे मिडिल मैनेजमेंट एंड हायर मैनेजमेंट के लिए. तो बहुत सारा ट्रेनिंग डिज़ाइन भी जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन का एक पार्ट है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज़ इंडक्शन एज वेल एज देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन द हायरार्की. सो ये सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, और ये सब मिल के हमारी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन को बनाते हैं. अब हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड द मैनेजमेंट टीम एंड अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. सो एक सक्सेसफुल टीम को 3 फंक्शंस हैं जिसको अचीव करना चाहिए. पहला है एग्जीक्यूट द बिजनेस प्लान, आइडेंटिफाई फंडामेंटल चेंजेस इन द बिजनेस एज दे अकर, मेक एडजस्टमेंट टू द प्लान बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड मार्केट दैट विल मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी.
तो एक अच्छी सक्सेसफुल मैनेजमेंट टीम बनाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, जो भी हमने बिजनेस प्लान बनाया है, बिजनेस प्लान अब हम लोगों ने अपने अभी पिछले सेशंस में कवर किया है कि एक बिजनेस प्लान क्या होता है। तो जो भी बिजनेस प्लान है उसको अचीव करना है। उस बिजनेस प्लान को अचीव करने में कई बार कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, उसको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से चेंजेस करके उसकी अचीवमेंट तक पहुंचना है। तो एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट टीम के लिए ये 3 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होना चाहिए। इट इज ब्लेंड of attitudes, behavior, dress and communication style that make one business differ from the other। आप देखेंगे तो कई ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत ही अच्छा होता है और उनको बेस्ट, जिसे कहते हैं बेस्ट कंपनीज टू वर्क विद, ऐसे भी कई अवार्ड्स मिलते हैं। और ये कल्चर बनता किससे है? ये कल्चर बनता है लोगों से, ये कल्चर बनता है वैल्यूज से, ये कल्चर बनता है बिजनेस एथिक्स से। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता है। तो बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, उसके कम्युनिकेट करने की स्टाइल क्या है, उसका जो जिसे कहते हैं कि उसकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, वो कस्टमर ग्रीट कैसे करता है, वो अपने सुपरवाइजर्स को ग्रीट कैसे करता है। तो ये छोटे छोटे एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स जो हैं वो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बिल्ड करते हैं। सो फर्स्ट, एंटरप्रेन्योर्स डिजायर्ड कल्चर मस्ट match the business strategy outlined in the business plan. Second, the leaders of the organization must lead and be a role model for their employees। ये बहुत ही important है कि जो हमारी जिसे कहते हैं ना हमारी टॉप लाइन ऑफ मैनेजमेंट है, जो हमारे लीडर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे वैल्यूज़ और बिजनेस एथिक्स को अगर रोल मॉडल करते हैं, यानी कि वो खुद उस काम को करते हैं, खुद उन वैल्यूज़ को एग्जिबिट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ड्राइव डाउन होता है। और ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कल्चर टॉप टू बॉटम जाता है। इट गोज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट नेवर गोज़ फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो टॉप टू बॉटम कल्चर को लेकर आते हैं। तो यानी अगर सीईओ बहुत प्लीज करके ग्रीट कर रहा है, स्माइल कर रहा है, बहुत वार्मली मिल रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, उसका एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज परफेक्ट, तो बहुत पॉसिबिलिटीज होती है कि उसका जो नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट है वो उसको रोल मॉडल करे, वो उसको अपनाए। So it is very important for the leaders of the organization to lead by role modeling. Third, the entrepreneurs should be flexible enough to try different things। Organization culture में ये भी है कि different चीज़ों को try करने के लिए, यानी हम conservative ना हो अपनी सोच में, always open हो to new ideas, to imbibe new ideas into the culture। So ये एक overall बहुत ही अच्छा एक organizational culture built करता है। We are all in this together, no one is bigger than anyone else and here are the rules we live by। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज वेरी गुड, वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के बारे में समझा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। थैंक यू।